लास्ट क्लास में हमने सीखा था इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो सारी चीजें। और इसी के साथ साथ हमने शुरुआत कर दी थी पहले टॉपिक से जो कि था सूचकों के बारे में। हमने देखे सूचकों के प्रकार देखे, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। गंधीय सूचक भी प्राकृतिक और संश्लेषित में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे प्याज का रस जो है वो प्राकृतिक हो जाएगा। वेनिला एसेंस जो है वो संश्लेषित हो जाएगा। संश्लेषित मतलब कि मानव द्वारा निर्मित किया गया, कहीं ना कहीं से निकाला गया है वो, है ना। तो संश्लेषित सूचक हो सकता है। गंधीय सूचक भी प्राकृतिक और संश्लेषित में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, है ना। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है प्राकृतिक सूचक का नाम बताओ तो उसमें प्याज का रस भी लिख सकते हो, गंधीय सूचक ब्रैकेट में करके, है ना। इसके बाद हमने रिएक्शंस देखी थी। पहला टॉपिक देखा था कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, ऐसा मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उनके नाम भी देखे थे। इसी के साथ साथ हमने एक रिएक्शन देखी थी कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। सभी को पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन गैस निकलती है अगर हम किसी धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तब। इसी प्रकार से धातु की क्रिया यदि हम क्षारक से करवाते हैं तो भी कृपया करके क्षार मत लिखिएगा, क्षारक लिखिएगा, है ना। क्षार जो है वो क्षारकों के विलयन कहलाते हैं, है ना। क्षारक इसको क्षारक पदार्थ है। और जब हम क्षारकों को पानी में घोल देते हैं तब वो क्षार बन जाता है। क्षारकों को जब हम पानी में घोल देते हैं तब वो क्षार कहलाते हैं। कृपया करके क्षारकों का इस्तेमाल कीजिए शब्दों को, है ना, याद रखिएगा उसको। तो बोलना ये चाह रहा था कि अम्ल की क्रिया धातु से करवाओ या क्षारक की क्रिया धातु से करवाओ, दोनों ही केस में लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो हम देखने जा रहे हैं कि यदि हम धातुओं की क्रिया, सॉरी, अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाएं, धातु कार्बोनेट से करवाएं, सॉरी। दूसरा टॉपिक है यदि हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करवाएं और या फिर अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं तो क्या बनता है ना, तब क्या होता है। तो इसमें रिएक्शन याद रखना है आपको। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। टॉपिक का नाम है, केवल यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में केवल हम अम्ल की क्रिया करवाते हैं, धातु कार्बोनेट। और क्या मेरी आवाज अटक रही है? नहीं। ये आवाज अटकना और मेरे इरिटेशन का एक एक कारण तो यही है, आवाज अटकना। और प्लीज आप लोग, मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा डेली, लेकिन अब ऐसा मैसेज करना बंद कर दो यार। मैं बहुत बुरा लगता है मेरे को ऐसे बार बार वही रिप्लाई करने को। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरा इंटरनेट स्लो हो या फिर इंटरनेट में खराबी के कारण से ऐसा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से क्लास खराब होने के रीजन रहे हैं, मैं बताऊंगा। मैं कल क्यों क्लास बीच में बंद कर दी वो भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मेरे को, इसलिए मैंने ऐसा किया, है ना। कभी कोई क्लास छोड़ के चला जा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें रही हैं पिछले दिनों क्लास कंटिन्यू ना रहने की। तबीयत भी एक रीज़न थी, लेकिन बहुत सारे रीज़न के कारण से मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है पढ़ाना। और पढ़ाई में बाधा कहीं से भी आती है, चाहे आपकी तरफ से आए, चाहे स्कूल की तरफ से आए, चाहे किसी व्यक्ति की तरफ से आए, मुझे बहुत बुरा लगता है। और रीज़न वही रहता है कंटिन्यूटी बिगड़ने का। मैं कभी नहीं चाहता कंटिन्यू, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मैं हॉस्पिटल में भी पढ़ा हुआ हूँ तो मैं वीडियो क्लास लेके कैसे भी करके थोड़ा सा पढ़ा दूँ। लेकिन सिचुएशंस मेरे को रोकती हैं तो फिर बुरा लगता है, और इसी कारण से खैर, अटक अटक के सुनाई दे रहा है। वीडियो देख लेना बेटा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। या जगह चेंज करो, इंटरनेट की स्पीड चेक करो एक बार। कई सारे रीज़न हो सकते हैं इंटरनेट पर अटकने के। दूसरा रीज़न है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट।
अब जरूर मेरे पास मैसेज आ रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। आवाज अभी अभी अटक रही है क्या? नहीं। हम लोग की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, टॉपिक याद रहेंगे तो केमिकल के नाम याद रहेंगे, केमिकल के नाम याद रहेंगे तो रिएक्शन याद रहेंगे। नहीं तो रिएक्शन में दोनों, बस दो ही चैप्टर पढ़ना है रिएक्शन वाले। तीसरे में भी थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। बस ये तीन चैप्टर संभालो, चौथे में भी आएंगे यार, केमिस्ट्री में तो रिएक्शन आएंगी। हाँ, लेकिन ज्यादा मैं बात करूँ तो पहले चैप्टर में थी, अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी रिएक्शन, है ना। सबसे ज्यादा पहले ही चैप्टर में थी रिएक्शन, धीरे धीरे कम ही होंगी रिएक्शन, बेफिक्र रहो। हम लोग की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर, अब हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया 2.3 होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली तो थी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाली, और दूसरी थी अम्ल की अभिक्रिया यदि हम अ, धातुओं से करवाएं, या क्षारक की अभिक्रिया धातु से करवाएं तो क्या होता है, तो हमने देख ही ली वो। तो तीसरा पॉइंट है अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं तो क्या हो, है ना। तो सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया, धातु क्षारक नहीं है, केवल अम्ल है, ध्यान रहे, इसमें क्षारक की अभिक्रिया नहीं करवा रहे हैं। क्षारक की अभिक्रिया जो है वो अगले उसमें देखेंगे, इस वाले टॉपिक में पर्टिकुलर में क्षारक नहीं होते हैं। तो अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट बुक ने एक्सप्लेन किया है, उसी पे बात करेंगे अपन, बाकी भी हो सकते हैं वैसे तो। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए CO3 होता है ना। और धातु हम ले रहे हैं सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा Na2, ये याद रखना पड़ेगा, शायद लिखा हो शायद नहीं लिखा होगा, Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, मतलब कार्बोनेट। CO3 तो जानते हो आप, कार्बोनेट समूह कहलाता है। स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री शुरू करी थी, कुछ सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सब थोड़े से पढ़ाए थे मैंने, 6 टॉपिक लिए थे। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और ऑक्साइड, ये सब 4-5 प्रकार के अपन ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कार्बोनेट तो CO3 होता है, ये तो हमें पता है। उसके आगे कोई भी धातु लगा दो, जैसे Na लगा दिया। इसके अलावा एक और धातु है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम भी धातु है। आपको थोड़ा सा मानने में अटपटा लगेगा, लेकिन कैल्शियम धातु है। कैल्शियम के अलावा और क्या हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, K2CO3, ढेर सारे कार्बोनेट हो सकते हैं, ये सब धातुओं के कार्बोनेट है, इसलिए टॉपिक का नाम दिया हुआ है धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, इसकी क्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, और अम्ल के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं HCl, बड़ा ही फेमस तत्व है, बड़ा ही फेमस यौगिक है। कोई मुझे नाम बताएगा, इस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया यदि हम HCl से करवाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है आपको, जब भी Na को Cl दिखता है तो ये एक्साइटेड हो जाता है ना, और इसके साथ NaCl बनाने की कोशिश करता है। वही चीज यहाँ पर भी होगी, Na को Cl जैसे दिखा तो NaCl बनेगा सबसे पहले, तो जो कि एक प्रकार का लवण है। जब अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर में, तभी मैंने बताया था कि लवण के नाम अगर कोई आपसे पूछे, घरों में कोई लवण है तो उसके नाम देखो। कोई भी आपसे बेसिक जानकारी पूछता है ना, तो वो यही चाहता है कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा, अम्ल क्षार लवण, बेटा अपने आसपास अम्ल का नाम बताओ। आप बोलोगे नींबू, नींबू अम्ल नहीं है, टमाटर अम्ल नहीं है, इमली अम्ल नहीं है, एक्चुअली में इसके अंदर अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है। वैसे ही लवण आपसे कोई पूछेगा कि बेटा लवण, आप आसपास लवण देखा है क्या, तो आपको पता होना चाहिए हाँ भाई, नमक जो है वो एक प्रकार का लवण है। तो Na को Cl दिखा तो NaCl बना,
साथ ही साथ दो चीजें और बनेगी। पहली बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा बनेगा पानी। पानी का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही है। ये तीन चीजें बनती हैं यदि हम धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाते हैं। तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और पानी बनता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगी। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम देखेंगे। वैसे तो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या रहती है उसको देखना चाहिए। आप देखो ऑक्सीजन की 3 है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 और एक 3 पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन के बाद सोडियम को देखेंगे। तो सोडियम को यदि आप देखोगे तो सोडियम 2 है, इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। Na तो 2 हो गए, लेकिन Cl भी 2 हो गए ना, Cl भी 2। इस साइड हमको Cl को 2 करना पड़ेगा, तो Cl को 2 करने के लिए आगे मैं 2 लगाऊं। अब Cl को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो इसको मेरे को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से 2 है ऑलरेडी, है ना। 2 मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो अगर इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखूं, देखो आपने इसके पहले भी जनरलाइज फॉर्मूला लिखा हुआ है। धातु की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जनरलाइज फॉर्म लिखा था ना अपन ने उसको, मतलब किसी भी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से करवाओगे तो कोई सा भी लवण मिल सकता है और हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। ये हमने पहली बात में सीखी थी। वैसे यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ सीखने को मिल रहा है यदि हम धात्विक ऑक्साइड या धातु कार्बोनेट, सॉरी, धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं, धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है ना। क्योंकि किसी भी धातु कार्बोनेट से हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो यही प्राप्त होगा। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो हमें लवण मिलेगा। भले ही आप रिएक्शन भूल जाओ, ये याद रहेगा तो सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, रिएक्शन भी याद रहेगी। मैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरा हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, CO2 लिख रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। CO2 बनेगा और पानी बनेगा, H2O बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहिए था हालांकि मुझे, लेकिन ठीक है, समझ सकते हो, आप पढ़े लिखे होते। जनरलाइज करके क्या बोला मैंने बोला धातु कार्बोनेट, कोई सी भी धातु का कार्बोनेट हो, सोडियम का हो, कैल्शियम का हो, पोटेशियम का हो, लिथियम का हो, किसी का भी कार्बोनेट हो, उसकी क्रिया यदि हम किसी भी अम्ल से करवाएं, HCl नहीं, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग के नाम याद हो गए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ हम लोग के नाम तो वो आपको रिकॉल होना चाहिए। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, ये सारे अम्ल के नाम हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कम से कम दो तो याद होने ही चाहिए। अम्लों का राजा है H2SO4, है ना। धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से करवाऊं, कोई सा भी अम्ल हो, तो मुझे हमेशा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलने वाला है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अच्छा, ये अभिक्रिया यहाँ खत्म नहीं हुई, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से तो कर ली, अब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो बचा है। तो हम एक काम करेंगे, इसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी हम सोडियम ही लेंगे, तो सोडियम Na, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु हाइड्रोजन लगाया बीच में और कार्बोनेट CO3, NaHCO3। अब आप बोलोगे यहाँ तो 2 लिखा था, यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा। इसके पीछे रीजन है।
उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी अभी बताने की। इसकी संरचना के कारण से ऐसा होता है। अभी आपने क्या है संयोजकता वाले में पढ़ा है तो केवल दो तत्वों को बनाना सीखा है ना। लेकिन जहां पर देखो तीन तत्व का यौगिक है NaHCO3, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पर कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग सोडियम के साथ हो रही थी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बीच में आया तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सोडियम के साथ करी और एक हाइड्रोजन के साथ करी। अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी केवल इतना जानो कि यहाँ पर कार्बन के पास दो हाथ हैं, दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, वो दो हाथ के साथ इन सोडियम के दो परमाणु के साथ जोड़ लेता है, मिला लेता है ना। जबकि नीचे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन और आ गया, मतलब कार्बन के पास तो अभी भी दो ही हाथ हैं, लेकिन ये एक हाथ इसके साथ मिला लेता है, एक हाथ इसके साथ मिला लेता है, इसलिए यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है। यहाँ पर सोडियम के दो हाथ चाहिए पड़े थे, इसलिए दो लिखा हुआ है। अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी देर के लिए रट सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। लिख तो लोगे ही लास्ट पेज पर, यौगिक का नाम तो याद होना ही चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अभी भी HCl से ही करवाएंगे। बहुत अच्छा हुआ बुक ने एक्स्ट्रा नहीं दी थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे। अभी भी NaCl दिख रहा है, अभी भी NaCl दिख रहा है। NaCl के साथ बनाएगा NaCl, ठीक। साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में क्या बनेगा, पानी H2। क्या मेरी आवाज अटक रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाएंगे। अटक रही है? अब नहीं अटकना चाहिए मेरे ख्याल से। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी ही मिलता है। सेम चीज मिल रही है, चाहे धातु कार्बोनेट से करवाओ अम्ल की क्रिया, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओ, दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलता है। सही है। चलो अब एक काम सर एक करो। बार और। हाँ, इसकी जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं। मैंने ऊपर लिया था धातु कार्बोनेट, नीचे क्या लिया हुआ है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ लिखता हूं मैं जनरलाइज इक्वेशन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मालूम अपन कैसे करके देख सकते हैं, मतलब कैसे याद हो सकती है, प्रैक्टिकल से। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अगर हम किसी अम्ल से करवाएं, ये याद रखने वाली चीज है। अपन ने बैलेंसिंग करना भूल गए, अम्ल। तो भी हमें तीन चीज मिलती हैं, लिखूं काय को, इसी को कॉपी कर देता हूँ। तो भी हमें यही तीन चीजें मिलती हैं, लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक बार चेक करें। ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन दो और एक तीन। सोडियम एक, सोडियम एक। क्लोरीन एक, क्लोरीन एक। कार्बन एक, कार्बन एक। हाइड्रोजन एक, दो, हाइड्रोजन दो। रिएक्शन बैलेंस है, हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। तो कितनी साधारण सी रिएक्शन है अगर हमको पता है तो। चलो इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। तो बस एक मिनट दो, बस एक मिनट। इसको अगर समझने में कठिनाई हुई है तो अब नहीं होगी कठिनाई।
चलो, अगर कठिनाई हुई है इसको समझने में तो इसको इस तरह से समझो, जो हमारे धावन सोडा होता है, जो सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, तो जो धावन सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसी चैप्टर में आएगा आगे। धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। थोड़ी देर के लिए H2O को भूल जाओ। धावन सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसी तरह से खाने का सोडे का फॉर्मूला होता है, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही सेम नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, सेम है दोनों, ठीक है। अब आपका टॉपिक बोल रहा है धात्विक कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाओ, मतलब धावन सोडा, मतलब जो सर्फ एक्सल है उसमें अगर हम HCl डालें तो हमको लवण मिलेगा, मतलब NaCl मिलेगा, साथ में एक गैस बनेगी जो कि CO2 होगी, और साथ में बनेगा पानी। इसी तरह से यदि आप सोडियम हाइड्रोजन खाने के सोडे में HCl डालोगे तो भी हमें नमक मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और पानी रहेगा। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बेयर में विथ मी विद दिस। बोलना ये चाह रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाओगे तो भी आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाओगे तो भी आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? होने के सोडे, धावन सोडे में HCl डालो या खाने के सोडे में HCl डालो, दोनों ही केस में आपको नमक मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो नमक पानी में घुला हुआ होगा। क्लियर है? वही यहाँ लिखा हुआ था, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया। टॉपिक क्या है? अम्ल की क्रिया। टॉपिक है अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाना है। पहले क्या करा हमने? लिखा धातु कार्बोनेट, फिर लिखा अम्ल। अम्ल कौन सा लिया? HCl। दोनों ने रिएक्शन की, बनाया NaCl CO2 पानी। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से की, तब भी हमें NaCl CO2 पानी ही मिला। मतलब चाहो तो धातु कार्बोनेट, चाहो तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से किसी की भी अभिक्रिया अम्ल से करवाओगे तो लवण, CO2 और पानी मिलेगा। क्या इसमें एक ही अम्ल से अभिक्रिया होती है सर? क्या एक ही अम्ल से ही करना होता है क्या? नहीं, किसी भी अम्ल से। यहाँ देखो मैंने जनरलाइज किया हुआ है अम्ल, लेकिन हर एक अम्ल में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 लिखा होता, तो होता ये कि यहाँ पर NaCl की जगह सोडियम सल्फेट बनता, Na2SO4, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती और पानी बनता, बस लवण अलग हो जाता। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर H2SO4 की जगह HNO3 होता है, तीसरा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तेज अम्ल, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम नाइट्रेट बनता, NaNO3, और CO2 बनती और कार्बन और पानी बनता। ये दोनों तो फिक्स है ही, बस लवण चेंज हो जाते अगर हम अम्ल चेंज करते तो। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर धातु चेंज करोगे, कार्बोनेट तो CO3 ही रहने वाला है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कर दोगे
कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मान लो उदाहरण के लिए नीचे लिख के बताता हूँ मैं रिएक्शन, थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है लेकिन कोशिश करना। देखो धातु कार्बोनेट मतलब मैं लिख रहा हूँ CaCO3। CaCO3 की तरह की क्रिया यदि मान लीजिए हमने HCl से करवाई होती, तो आपने क्या करवा, आपने धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाई। आपको अगर मालूम है कि तीन चीजें बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, तो CO2 और H2O तो आप बिना पूछे वैसे ही लिख दोगे। रहेगी कहानी लवण विलयन की। तो लवण कैसे बनता है, जो हमारा कैल्शियम धातु रहती है वो H के पार्ट वाले से क्रिया करती है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वो बनेगा CaCl2। आप देखो बस लवण की चेंज, लवण की मत चेंज हो रहा है, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी धातु है और कौन सा अम्ल है उस पर। समझ रहे हो ना। तो ये मैंने जनरलाइज किया हुआ है, इसको बुक ने जनरलाइज किया हुआ, मैंने नहीं। ठीक है। यदि हम धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। उसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया भी अम्ल से करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। अगर अभी भी कठिनाई हो रही है बेफिक्र रहो, अगला टॉपिक मतलब कल जो क्लास शुरू करेंगे अपन, हर दिन पिछला क्लास को ऐड करते जाएंगे, तो बेफिक्र रहो, रिवीजन होता जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हम अब अम्ल की क्रिया क्षारक से करवा दे तो क्या होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हम अगली पढ़ने वाले हैं। बुक में कहाँ पर है, एक बार जो आपने अभी पढ़ा है वो बुक में भी देख लो प्लीज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक ही बार में दोनों चीजें लिख दी हुई हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी की भी अभिक्रिया अम्ल से करवाओगे तो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और पानी मिलेगा। ठीक है। ऊपर देखो, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है, धात्विक कार्बोनेट है, उसकी क्रिया ये क्या करा है। अरे ये तो प्रैक्टिकल था, सॉरी। धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से नहीं करवाई है ना, हमने CO2 और H2O से करवाई है, इसको छोड़ो अभी। मेन चीज थी ये, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। ठीक है। अगला टॉपिक है अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मतलब अभी तक हमने देखा, दो अभिक्रिया देखी हम। अम्ल की क्रिया धातु से करवाओ तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षारक की क्रिया धातु से करवाओ तो क्या होता है, तो भी हाइड्रोजन गैस और लवण विलयन, लवण मिलता है हमको। फिर उसके बाद देखा हमने अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाओ तो क्या होता है, अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ तो क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं अगर हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा दे, क्षारक से करवा दे तो क्या हो। इसको हम बहुत अच्छे से नाम है इस रिएक्शन का, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया। और इस फेमस अभिक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं, इसी नाम से आती है पेपर में, उदासीनीकरण। इस फेमस अभिक्रिया को, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन लवण प्राप्त होता है हमको। एक्चुअली में छोटा सा, बस थोड़ा सा वेट करो तो आपको पता चलेगा ये उदासीन की तरफ क्यों बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेट करो बस। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं, एक अम्ल लेते हैं HCl जो कि बहुत फेमस है, और एक क्षारक जो कि बहुत फेमस है उसका नाम है NaOH। इन दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं। Na को Cl दिखा, दिखा क्या, जैसे ही दिखेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। प्लस बचा क्या क्या है देखना जरा, Na हट गया और Cl हट गया,
बचा है H2O, बचा है ना, बस लिख दो H2O। कितनी आसान अभिक्रिया है। जनरलाइज करें, रिएक्शन बैलेंस तो कर ही लेंगे, पहले जनरलाइज करते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, जनरलाइज करना मतलब सूत्र बनाना उसका। अम्ल और क्षारक को, कभी भी किसी अम्ल और क्षारक को मिलाओगे तो आपको हमेशा एक लवण मिलेगा और साथ ही साथ बनेगा जल। किसी भी अम्ल को किसी भी क्षारक से मिलाओ, आपको एक लवण प्राप्त होगा और एक जल प्राप्त होगा। क्या इसका और कोई उदाहरण ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, करके देख लेते हैं अपन। अम्ल लिया अपन ने H2SO4, क्षारक NaOH ही लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई ऐसा कोई है नहीं। KOH है, हाँ वो भी ले सकते हैं। क्षारक ले लिया NaOH, सबसे ज्यादा यही कॉमन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा सॉल्युबल नहीं, सोडा सॉल्युबल अभिक्रिया अलग होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा क्या, आपको पता है कि एक लवण मिलेगा, जल तो बनना ही है, जल तो पहले ही निकाल दो, H2O तो निकलेगा ही। H2O कहाँ से निकला, HOH निकल गया, H2O निकल गया। अब बचा क्या, बचा सोडियम और सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर तो Na था नहीं, Na2 था नहीं, इधर Na2 क्यों लिख रहे हो भाई, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अगर सोडियम सल्फेट बनाना है तो इसको दो बनाना पड़ेगा, जो कि हम रिएक्शन बैलेंसिंग में करते हैं। इसको अगर हम आगे 2 लगाएंगे और आगे बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन हो जाएगी। समझ रहे हो, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से करवाओगे, हमेशा लवण विलयन प्राप्त होगा और पानी मिलेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है तो हमें लवण और जल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण HCl प्लस NaOH। क्षारक का उदाहरण ये वाला तो याद रखना ही कम से कम, दो उदाहरण याद रखो। देखो कुछ भी भूल जाओ इस चैप्टर में, ये मत भूलना। अम्लों के नाम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4। हम H2SO4 को हम अम्लों का राजा बोलते हैं। ऐसे ही क्षारक में क्या नहीं भूलो, क्षारक में NaOH मत भूलो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षारक मत भूलो। भुजा हुआ चूना आपके घर में कोई ना कोई खाता ही होगा। अब तो बहुत कम हो गए हैं चूना खाने वाले, लेकिन फिर भी अभी भी खाते हैं कई लोग, पान में यही वाला चूना लगता है, भुजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से लवण में ये मत भूलो, NaCl और CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कम से कम ये दो दो एग्जाम्पल तो याद रखो, ये भूलना साइंस में पाप की कैटेगरी में आएगा। पाप का भी बाप है ये, मतलब कितना महापाप है ना। कृपया कर ये तो ना ही भूलो तो बहुत अच्छा है, ये तो बेसिक है, ये तो पता होना ही चाहिए। ये नहीं पता है तो साइंस में फेल हो जाओगे। उदासीनीकरण किसको बोलेंगे, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त, उदासीनीकरण इसी को ही बोलते हैं। अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण HCl प्लस NaOH। एक एक एग्जाम्पल याद रखो, डेफिनेशन ऐसे ही लिखने को आएगी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अपन ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का। 10 मिनट के लिए आंखों को रेस्ट दीजिए, मोबाइल साइड में रखिए, हो सके तो चार्जिंग पे लगा दीजिए। मोबाइल 10 मिनट का ब्रेक लेके अलार्म लगाइए, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करिए। अभी हो रहे हैं 6:43, 6:54 पर एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, 6:54 पर एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।